शुरू हो गया ना। तो चलिए सबसे पहला बेटा पॉस्टुलेट हम लोगों ने देखा, ये पॉस्टुलेट ऑफ द डोमिनेंट। तो यहां से अभी जो अपने को पढ़ना है बेटा पॉस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर, ये हेडिंग बननी है अपनी, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं, पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर का मतलब बेटा क्या था कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, ध्यान से बेटा सुनिएगा। पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर का मतलब है कि मेंडल के अकॉर्डिंग जो भी करेक्टर हैं बेटा वो कंट्रोल्ड होते हैं यूनिट फैक्टर के द्वारा, और जो यूनिट फैक्टर होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। फिर से सुनो, ये पहला पॉस्टुलेट है उनका। फर्स्ट पॉस्टुलेट ये कहता है अकॉर्डिंग टू मेंडल करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। करेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल होगा? यूनिट फैक्टर। और वो यूनिट फैक्टर बेटा जो होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे? पेयर्ड में प्रेजेंट होंगे या पेयर्ड होंगे। बस इसमें इतना ही बताया गया है। फिर से आप एक बार समझने की बेटा कोशिश करना कि मैं इसको लिख करके भी समझा दे रहा हूं। पॉस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर का मतलब हो गया कि ये अकॉर्डिंग टू बेटा मेंडल, मेंडल साहब के अकॉर्डिंग बेटा क्या वर्ड है? इन्होंने कहा कि जो भी कौन यूनिट फैक्टर होगा, तो आप कहेंगे बेटा करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय बेटा किसके द्वारा? पेयर्ड, या करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर। और बेटा ये जो फैक्टर होंगे, ये जो फैक्टर होगा, फैक्टर अकर इन पेयर या पेयर्स में बेटा, ये पेयर्स में होंगे। यही बेटा इनका पहला लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ बेटा इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ये किसके लिए मैंने बताया? ये बेटा पॉस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर हो गया, ठीक है ना। हाँ बेटा एक्चुअली में मेंडल को नहीं, किसी को पता नहीं था बेटा कि जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि बेटा मेंडल हमेशा और हमेशा क्या बोलते थे? फैक्टर। तो बाद में वही आइडेंटिफाई किया गया एज अ जीन्स, ठीक है ना। जो फैक्टर है वही बेटा बाद में आइडेंटिफाई किया गया किसके जैसा? जीन्स के जैसा। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट आता है इसका, पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस। पॉस्टुलेट ऑफ बेटा क्या हो जाएगा? डोमिनेंस। अब इसको समझो, ये क्या होता है बेटा? पॉस्टुलेट ऑफ द डोमिनेंस क्या होता है कि अगर मान लो कि इन केस ऑफ द डिसिमिलर यूनिट फैक्टर, अगर आपके पास दो डिसिमिलर यूनिट फैक्टर है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं बेटा तब आप लिखिए, ठीक ना। अगर डिसिमिलर यूनिट फैक्टर कहने का मतलब क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी है बेटा, ये डिसिमिलर यूनिट फैक्टर है। भाई ये डिसिमिलर है ना, डिसिमिलर मतलब हेटेरोजाइगस है। तो इनमें से एक बेटा अपने को एक्सप्रेस करेगा, जो एक्सप्रेस करेगा वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। तो ये कहलाएगा डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। ये कहलाएगा बेटा क्या? डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। लेकिन जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे बेटा क्या बोलेंगे? रिसेसिव यूनिट फैक्टर। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अगर बेटा इसको डिफिनीशन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? इन केस ऑफ द डिसिमिलर या हेटेरोजाइगस सिस्टम, वन यूनिट फैक्टर able to express the itself is called beta dominant unit factor, and other unit factor fail to express itself is called beta recessive unit factor। बड़ा इतना बड़ा ढेर सा बोल दिया मैंने, फिर से सुन लो धीरे धीरे। मैंने ये कहा कि अगर कोई भी, ये किस कंडीशन में? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। जो हेटेरोजाइगस होगा सिमिलर होगा कि डिसिमिलर होगा? डिसिमिलर है। इन केस ऑफ द डिसिमिलर यूनिट फैक्टर या बेटा हेटेरोजाइगस, वन इज एबल टू क्या? एक्सप्रेस देमसेल्फ या बेटा एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड बेटा डोमिनेंट, अदर फेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ
इट्स कॉल्ड द रिसेसिव, ये लिखना है। और यही बेटा आगे चल करके इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप ये थोड़ा सा बेटा ध्यान रखिएगा, यूनिट फैक्टर को हम लोग कैसे लिखने जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, जो डोमिनेंट होगा बेटा ये एक्सप्रेस करेगा इटसेल्फ, इसका मतलब कि यहां पर इसका क्या होगा, ये एक्सप्रेस करेगा। अगर ये एक्सप्रेस करेगा तो बेटा ये फेल टू एक्सप्रेस, ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा ना बेटा ये, तो जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव हो जाएगा। ठीक, चलो डेफिनेशन बेटा मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो डेफिनेशन में जैसा बोल रहा हूं वैसे नोट कर लीजिए। चलो अच्छी बात है बेटा, पहले इसमें लिखते हैं इन केस ऑफ दिस सिमिलर यूनिट फैक्टर, दिस सिमिलर यूनिट फैक्टर को बेटा ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, हेट्रोजाइगस वन यूनिट फैक्टर able to express itself and called, बोल बेटा क्या कहलाएगा, डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। इसको बेटा आप एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। और अदर यूनिट फैक्टर फेल टू एक्सप्रेस बेटा इटसेल्फ, अगर एंड कॉल्ड, बोलो क्या कहलाएगा चाहिए, एंड कॉल्ड रिसेसिव यूनिट फैक्टर। इस फैक्टर को बेटा अपन लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव यूनिट फैक्टर। ये बेटा दो पास्टुलेट हो चुके हैं। अब देखो जो ये दो, इन दोनों को पास्टुलेट 1 पास्टुलेट 2 को मिला के लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन कौन सा है, ये आपको बेटा नोट करके लिखना है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलो जल्दी से कौन कौन सा बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, कौन बताएगा। सर एक तो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक होता है अच्छा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा होता है को डोमिनेंस। ये दो बेटा एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, और ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। इसको आप नोट करिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का बेटा एक्सेप्शन कौन कौन होगा, तो आप बोलोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, को डोमिनेंस। ये आपको आगे चल के बेटा इसको पढ़ना है, मतलब ये आपके सिलेबस का हिस्सा है ये। डोमिनेंस का मतलब होता है कि जो दो में, जैसे कोई दो यूनिट फैक्टर है, दो में से बेटा जो अपने को हेटेरोजाइगस स्टेज में जो अपने को रिप्रेजेंट करेगा वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो नहीं कर पाया रिसेसिव कहलाएगा। इसी को बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। यही तो मैंने अभी यहां पर पूरा लिखाया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब बेटा कि जो अपने को एक्सप्रेस करा पाएगा वो डोमिनेंट है, जो ना करा पाया अपने को तो वो हेटेरोजाइगस स्टेज में।
होमोजाइगस बेटा दोनों दोनों अपने को रिप्रेजेंट करेंगे। रिसेसिव हमेशा और हमेशा किस में रिप्रेजेंट होता है? होमोजाइगस स्टेज में। रिसेसिव बेटा ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस स्टेज। और डोमिनेंट बेटा कब एक्सप्रेस होगा? बोथ होमो एंड हेट्रो। ठीक है ना। आगे अब हम लोग क्या पढ़ना है बच्चा? यहां से पढ़ना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या बेटा जिसको कहेंगे पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन। तो आप हेडिंग यहां से बना डालिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो बेटा, अब इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और हम लोग क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी। ठीक है ना। अब इसको सुनो, पहले तुम बेटा बताओ कि सेग्रीगेशन मीन्स क्या होता है? सेग्रीगेशन मीन्स हिंदी इसकी सेग्रीगेशन, सेपरेशन। सेग्रीगेशन मीन्स बेटा क्या होता है? सेपरेशन। तो जब ये सेपरेट होगा, जब बेटा जैसे दो यूनिट फैक्टर हैं, मान लो कि ये है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, राइट। अब जब बेटा गैमिड बनने लगेगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। समझ में आया? इन केस ऑफ बेटा डिसिमिलर कंडीशन, अगर डिसिमिलर केस है या डिसिमिलर है या हेटेरोजाइगस स्टेज में है, तब क्या होगा? तो इसमें बेटा ये बताया जाता है कि ये दोनों एलील नेवर मिक्स टुगेदर। बेटा कभी भी देखो साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन जब बेटा गैमिड फॉर्मेशन का समय आएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, एक सेल में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, बट बेटा जब गैमिड फॉर्मेशन का समय आएगा तो क्या हो जाएगा? वो अलग अलग हो जाएंगे। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर बेटा? ये समझ पा रहे हो ना? ये अब लॉ ऑफ प्योरिटी बेटा क्यों कहते हैं? प्योरिटी बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा? क्योंकि बेटा गैमिड में एक ही एलील जाएगा। अरे दो में से एक में ही जाएगा ना बेटा। दो है तो एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, तो इनमें आपस में मिक्सिंग हुई क्या? नहीं ना। तो जब बेटा मिक्सिंग नहीं हुई तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी। अब बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि सर सेग्रीगेशन कब होता है और किसका होता है? तो पहले मैं बेटा इसको क्रोमोसोम के फॉर्म में समझाता हूं, फिर एलील के फॉर्म में समझाता हूं, तो आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले हम इसको किस फॉर्म में समझाएंगे? यहां से आपको बेटा समझाने चल रहे हैं क्रोमोसोम के फॉर्म में। देखो एक बेटा ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो क्रोमोसोम होगा, ये वाला बेटा क्रोमोसोम होगा, ये ऐसे। ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये भी बेटा 1 ही होगा, क्योंकि दोनों पेयर्ड में होते हैं ना। अभी तो समझाया कि जो करेक्टर बेटा यहां पर मान लो प्रेजेंट है, हम अगर यहां पर माने कि ये कैपिटल टी है तो यहां पर बेटा कौन सा होगा? स्मॉल टी होगा। एलील बेटा हमेशा याद रखना, एलील कहां प्रेजेंट होते हैं? एलील बेटा ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं सेम होमोलॉगस पर, सॉरी सेम लोकस पर। अरे एलील की डेफिनेशन समझाया हो ना बेटा, सेम लोकस पर ये प्रेजेंट होंगे। अगर कैपिटल टी यहां है तो बेटा स्मॉल टी इस पर होगा, लेकिन इसके सेम पोजीशन पर होगा। इतना क्लियर है? सेम लोकस पर होगा। अब यहां से क्या बनाना है बेटा? गैमिड बनाना है। अब देखो ये क्रोमोसोम दोनों साथ साथ रह रहे हैं, ये क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं? साथ साथ रह रहे हैं। लेकिन जब बेटा गैमिड फॉर्मेशन होता है, कौन सा फॉर्मेशन होगा? गैमिड फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी कंडीशन में बेटा देखो, अब गैमिड फॉर्मेशन के समय दो दो सेल बन जाएंगे। अरे मियोसिस होगा बेटा, मियोसिस होने पर एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया। इस सेल में एक क्रोमोसोम बेटा ये आ गया, अब दूसरा वाला बेटा यहां पर चला आया। तो ये वाला देखो, मान लो कि हम कैपिटल टी यहां पर ला दिए तो स्मॉल टी बेटा कहां आ जाएगा? यहां चला गया। तो दोनों गैमिड क्या हो गए? अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए?
जब बेटा दोनों गैमेट अलग हो गए या दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये समझ पा रहे हो ना? देखो ये इस वाले में चला आया, ये बेटा यहां चला आया। इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं सेग्रीगेशन होना। क्या होना? सेग्रीगेशन होना। अब देखो इसकी डेफिनेशन बेटा ध्यान सुनो, इसको अपन लोग बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। फिर से सुनो डेफिनेशन बेटा सेग्रीगेशन की, और हम लोग चल रहे हैं। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग बेटा सेल डिवीजन या ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। फिर से बोले डेफिनेशन बेटा सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेशन की डेफिनेशन बोलिए। सेपरेशन ऑफ, किसका सेपरेशन है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग बेटा क्या, गैमेट फॉर्मेशन या सेल डिवीजन इस कॉल्ड बेटा क्या, सेग्रीगेशन। ठीक। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि सर किस स्टेज में होगा? तो सेग्रीगेशन हमेशा और हमेशा बेटा याद रखना, जब भी होगा वो एनाफेज 1 होगा। क्या होगा? एनाफेज 1 का स्टेज होगा। क्लियर है ये? मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब इसी को जो सेग्रीगेशन है, तो आप बेटा देखिए सेपरेशन ऑफ, बोलो डेफिनेशन, सेपरेशन ऑफ, हाँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग बेटा ये मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस लिख लो, चाहे बेटा सेल डिवीजन लिख लो, ठीक ना। ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड बेटा डिसजंक्शन। आल्सो कॉल्ड क्या? डिसजंक्शन। सेग्रीगेशन को ही बेटा और हम लोग क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। थोड़ा सा याद रखना, सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड बेटा क्या? डिसजंक्शन। इसको नोट करिए, सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड डिसजंक्शन। अब फिर दूसरा पॉइंट है कि ये सेग्रीगेशन बेटा कब होगा? अकर ड्यूरिंग एनाफेज 1। ये बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। एनाफेज 1 स्टेज जो होता है, इस स्टेज में ये क्या होगा? सेग्रीगेट होगा। ठीक। सेग्रीगेट का मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेग्रीगेशन कब होगा, तो आपके पास बेटा क्या आंसर जाएगा? आपके पास जाएगा एनाफेज 1। बेटा एनाफेज 1 कब आएगा? मियोसिस 1 में आएगा। सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड, तो आप बोलोगे डिसजंक्शन। बेटा इसको हम लोग गैमेट फॉर्मेशन के समय ये अलग हो गया, ठीक है ना। किसके फॉर्मेशन के समय? गैमेट फॉर्मेशन के समय ये अलग हो गया। ये क्या लाएगा? क्या? सेग्रीगेशन। अब क्योंकि बेटा यहां पर देखो ये गैमेट बन गए, ये क्या बन गए बेटा? ये गैमेट बने ना, ये गैमेट, ये गैमेट। अगर ये गैमेट है तो दो एलील में से एक ही एलील इसके पास है, तो इसका मतलब बेटा कि इनमें दोनों एलील कभी भी फ्यूज नहीं हुए। फ्यूज नहीं होने का क्या सेंस है बेटा? कि आपस में इनकी मिक्सिंग नहीं हुई। क्लियर है ये? तो आप यहां पर लिखेंगे जीन नेवर मिक्स्ड टुगेदर, बेटा नो ब्लेंडिंग। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जीन, जीन का मतलब, अब क्योंकि बेटा अगर एलिल में लिखेंगे तो आप इसको एलिल लिख सकते हैं ब्रैकेट में, जीन नेवर मिक्स टुगेदर। ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि जीन कभी भी एक दूसरे से मिक्स्ड नहीं होंगे, जब भी उनको मौका मिलेगा वो सेपरेट हो जाएंगे। जब भी उसे मौका मिलेगा बेटा क्या हो जाएंगे? सेपरेट। यहां पर मिक्स टुगेदर का मतलब क्या है बेटा? नो ब्लेंडिंग, नो ब्लेंड, नो ब्लेंडिंग का मतलब बेटा कहीं पर मिक्सिंग नहीं होगी कभी भी। इतना पॉइंट आप याद रख लो और अच्छे से मेरा पॉइंट बेटा याद रख लो। जीन कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आएगा वो सेपरेट हो जाएगा। और जब बेटा दो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो इसे आप क्या बोलते हो? सेग्रीगेशन।
सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड डिसजंक्शन, सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड डिसजंक्शन। क्लियर? ये जरूर याद रखना बेटा, सेग्रीगेशन आल्सो कॉल्ड डिसजंक्शन। और सेग्रीगेशन किस स्टेज में होगा? तो बेटा ये ना फेज 1 के स्टेज में होगा या फर्स्ट में होगा। सेकेंड पॉइंट बेटा, अगर मान लो कि इसको हम लोग कहा जाता है मेंडल, या सबको बेटा ये कहना है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है नॉर्मल केस में यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। इन नॉर्मल स्टेज या नॉर्मल केस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेटा क्या? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो सर इसका मतलब है कि एक्सेप्शन तो होता ही होगा, तभी तो नॉर्मल केस वर्ड यूज किया गया। इट मींस बेटा एबनॉर्मल केस में क्या होगा? अगर नॉर्मल केस में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना, तो एबनॉर्मल स्टेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ना बेटा, तभी तो ये बोल रहे हैं। अब आप ये देखो, जैसे ये अगर मान लिया कि ये हमने दोनों सेपरेट कर दिया, अगर ये दोनों क्रोमोसोम बेटा किसी एक में ही चले जाते, दो में से किसी एक में चले जाते, एक खाली रह जाता, तो क्या सेग्रीगेशन हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब है बेटा कि उनमें क्या हो गया? डिसजंक्शन हुआ कि नॉन डिसजंक्शन? नॉन डिसजंक्शन। कौन सा प्रोसेस हुआ? नॉन डिसजंक्शन। बेटा ये डिसजंक्शन कहलाएगा ना, ये अलग होना डिसजंक्शन, ना अलग हो पाना नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन बेटा जब भी होगा कोई ना कोई डिजीज होगा ही होगा। नॉन डिसजंक्शन जब भी होगा कोई ना कोई डिसीज होगा ही होगा। 100% क्लियर हो रहे हैं? आप इतना तो नोट ही कर चुके हैं। अब इसका एक्सेप्शन केस में आपको समझा दूं बेटा। इसका आप एक्सेप्शन केस देख लीजिए बेटा। फिर से बेटा देखिए, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहां कैपिटल टी है, यहां बेटा क्या है? स्मॉल टी है। अब गैमिट बनाना है, गैमिट फॉर्मेशन के समय बेटा कौन सी प्रोसेस हो रही है? यहां पर बेटा डिसजंक्शन होना है। क्या होना है? डिसजंक्शन होना है या सेग्रीगेशन होना है? कोई कंफ्यूजन होगा तो बेटा तुरंत पूछ लीजिएगा। अगर ये आप देखो, ये सेल ये था, इसी सेल में बेटा दोनों एलील आ गए, कैपिटल टी वाला भी आ गया और ये स्मॉल टी वाला हो गया, और दूसरा ये खाली रह गया, ये खाली रह गया। तो क्या बेटा यहां पर डिसजंक्शन हुआ? देखो, डिसजंक्शन को आप सेग्रीगेशन कहेंगे। क्या यहां पर डिसजंक्शन हुआ क्रोमोसोम का? बेटा ये दोनों साथ में रह गए ना, सेपरेशन हुआ? कहां हुआ सेपरेशन? का मतलब बेटा ये दोनों साथ में एक जगह चले गए। सेपरेशन का मतलब होता है एक इसमें आता एक इसमें आता, इसमें कुछ नहीं आया, तो सेपरेशन हुआ? नहीं हुआ। क्या डिसजंक्शन हुआ? तो बेटा इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया? नॉन डिसजंक्शन और नो सेग्रीगेशन। आया कंफ्यूजन? कंफ्यूजन आया कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं आया, इसका मतलब सब क्लियर है। ठीक है, देखो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर दोनों में एक एक चला गया होता, जैसा पीछे वाले केस में आपने देखा, जैसा आपने इस वाले केस में देखा, एक इसमें चला गया क्रोमोसोम, एक इसमें चला गया, तो बताओ इसको आप क्या बोले हो? सेग्रीगेशन बोले हो, इसी को डिसजंक्शन बोले हो। अगर बेटा ये दोनों सेपरेट नहीं हो रहे हैं, दोनों सेपरेट नहीं हो रहे हैं, किसी एक में ही चले गए, तो क्या सेग्रीगेशन हुआ? क्या ये नॉर्मल कंडीशन है? इसका मतलब कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है। क्या नॉर्मल कंडीशन में बेटा सेग्रीगेशन होगा? हाँ। क्या एबनॉर्मल कंडीशन में भी सेग्रीगेशन हुआ? नहीं, एबनॉर्मल कंडीशन में बेटा नहीं हुआ ये। ठीक, तो इसका बेटा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग? सॉरी, इसका बेटा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये अपने सिलेबस का हिस्सा है बेटा। ये क्या पढ़ेंगे? डाउन सिंड्रोम। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि डाउन सिंड्रोम क्यों होगा, समझो पहले डाउन सिंड्रोम को थोड़ा सा बेटा समझ लो। पहली बात सिंड्रोम समझ लो। सिंड्रोम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ
सिम्टम्स। बेटा एक डिजीज नहीं है, बहुत ढेर से डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं ऐसे। दूसरी चीज, डाउन सिंड्रोम में, जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें बेटा 21वां क्रोमोसोम होता है। जैसे कुल कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर या 23 पेयर होते हैं। इनमें जो 21वां वाला होता है उसमें बेटा गड़बड़ी आ जाती है। गड़बड़ी क्या आ जाती है कि दो में से, जब इसको अलग अलग हो जाना चाहिए था, दो सेट बनाना चाहिए था बेटा, ये सेट बनाना चाहिए था, आधा 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 ऐसे बनता चला जाता। तो जो 21 वाला नंबर वाला है ये एक में तो चला गया, दूसरे में बेटा एक खाली कर दिया, एक तरफ खाली कर दिया। तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं, जिसमें बढ़ गया वो ट्राइसोमी कहलाया। वो क्या एग्जाम्पल है, नॉन डिसजंक्शन। किसका एग्जाम्पल है, नॉन डिसजंक्शन। तो सेग्रीगेशन का अगर बेटा एक्सेप्शन कोई पूछा जाए तो तुम्हारे पास आंसर क्या होगा, सर डाउन सिंड्रोम या सिंड्रोम। ठीक। अब आपके पास लिखना क्या था बेटा, वो जो चीजें हमने समझाई थी आपको नोट करना है। इन नॉर्मल कंडीशन, इसको लिख बना लो पहले आप। इन नॉर्मल, हाँ ये एक्सेप्शन है बेटा, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। ये एक्सेप्शन है बेटा किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन बना लो बेटा जल्दी से इसको। In normal case, law of segregation बेटा universally applicable. In normal case, law of segregation universally applicable. क्लियर बेटा, ये नॉर्मल केस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया, राइट। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्शन ऑफ बेटा क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक्सेप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लिख लेना नॉन डिसजंक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन नॉर्मल केस लिखो, इन नॉर्मल केस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है बेटा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मेंडल का कौन सा लॉ बेटा यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा अगर मान लो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं लिखा है तब लॉ ऑफ प्योरिटी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, लॉ ऑफ प्योरिटी होगा। अगला बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि सेग्रीगेशन किस स्टेज में हुआ, तो एनाफेज 1 में हुआ। एनाफेज 1 माइटोसिस है कि मियोसिस है, मियोसिस है। क्लियर बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नॉन डिसजंक्शन। बेटा उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्लियर। अब तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर आ ही गया होगा। तो ये मैंने पहला बेटा कंप्लीट कर दिया, क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट किया। ठीक, इस पर क्वेश्चन कराएंगे बेटा, लेकिन कल कराएंगे। अभी आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना। इस पे अब हम लोग नई हेडिंग बनाते हैं बेटा, कौन सा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हटा दे बेटा इसको। चलो भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है मतलब बेटा, जैसे आपने मोनो हाइब्रिड का पढ़ा था वैसे डाई हाइब्रिड क्या होता है। इसका मतलब है कि दो करेक्टर को एक साथ पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ 2 करेक्टर या 4 ट्रेट एट अ टाइम। एक बार में 2 करेक्टर को या बेटा 4 ट्रेड्स को हम स्टडी करेंगे, वो कहलाएगा हमारा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस।
और हमेशा याद रखना बेटा कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये 2 बार होगा। डाई हाइब्रिड मतलब नथिंग, मोनो हाइब्रिड का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वही डाई हाइब्रिड है। सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया, जो आप जिस भाषा में समझ सकते हैं। मोनो हाइब्रिड इंटू मोनो हाइब्रिड, या मोनो हाइब्रिड को स्क्वायर कर दो। क्या कर दोगे? मोनो हाइब्रिड को स्क्वायर कर दो, समझ लो कि वही क्या हो जाएगा, अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। क्लियर? तो लिखो बेटा, 1 स्टडी ऑफ 2 study of 2 characters या बेटा 4 trait at a time। एक बार में बेटा 2 करेक्टर को स्टडी करना, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 4 ट्रेड को एक साथ स्टडी करना, ये कहलाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर मान लो बेटा मैं मेंडल की बात करता हूं, तो उन्होंने क्या लिया था? 2 करेक्टर लिया था। जैसे और हां, मेंडल की बेटा तुम खास बात जान लो, उन्होंने जब भी जो भी करेक्टर लिया था, अगर पेरेंट को लिया है, इसका मतलब बेटा प्योर फॉर्म में लिया है। प्योर फॉर्म किसको कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑलवेज बेटा होमोजाइगस हो। प्योर फॉर्म क्या होगा? होमोजाइगस। तो पहले इन्होंने आप ये देखना है बेटा कौन से 2 फॉर्म लिए थे, ठीक है ना। एक लिया था इन्होंने सीड शेप, और दूसरा बेटा लिया था सीड कलर। शेप के बेटा कितने ट्रेट होंगे? सीड शेप के कितने ट्रेट होंगे? 2 ट्रेट होंगे। बताओ, या तो वो कैसा होगा, या तो बेटा वो राउंड होगा, या तो वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। अब इसे तुम बेटा सिंबलाइज करो, सिंबल फॉर्म में दो। इसको हमें सिंबल फॉर्म में देना है, तो सिंबल फॉर्म में बेटा दोगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। राउंड के लिए बेटा कैपिटल आर। अब रिंकल्ड के लिए स्मॉल डब्लू मत कर देना बेटा, इसी का स्मॉल फॉर्म लिखा जाएगा, इसी का स्मॉल फॉर्म। क्या लिखेंगे? स्मॉल आर। कोई दिक्कत अभी? सीड कलर को बेटा 2 फॉर्म लिया गया। एक लिया गया बेटा क्या, और दूसरा लिया गया ग्रीन। देखो, सिंबल रखने का भी तरीका बेटा आपको आना चाहिए। सिंबल रखने का तरीका नहीं आएगा तो बहुत कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे। और इस साल बेटा यही वाला क्वेश्चन था नीट का, जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखो, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? कैपिटल वाई से। इसको बेटा स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये अब ये 2 करेक्टर लिया, एक बार में बेटा कितने करेक्टर को स्टडी किया इन्होंने? 2 करेक्टर को स्टडी किया। अब देखो, इसका फॉर्म इसके साथ लिखा, प्योर फॉर्म बनाया, इसका इसके साथ लिया, ये प्योर फॉर्म बनाया। तो अब हम लोग यहां से देखते हैं पेरेंट कौन कौन इन्होंने सेलेक्ट किया। आप जल्दी से नोट करो इसको। बेटा इसको पेरेंट फॉर्म में देखना है। तो जब हम लोग देखेंगे यहां पर, ये इन्होंने पेरेंट लिया, पेरेंट बेटा ये क्या लेंगे? एक करेक्टर इसका लेंगे, एक करेक्टर इसका लेंगे। तो ये बेटा लिया जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई।
का क्रॉस बेटा ये किससे करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको हम कहेंगे क्या सर, इसको कहेंगे राउंड, बेटा राउंड एंड येलो होगा। इसको क्या कहेंगे बच्चा, ये रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड एंड ग्रीन हो गया, सही है ये हो गया। अब तुम बताओ बेटा, पेरेंट जिन्होंने लिया प्योर फॉर्म में लिया, प्योर फॉर्म करने का मतलब ये होमोजाइगस स्टेज में है बेटा ये। अरे देखो ना, होमोजाइगस है बेटा, दोनों होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस कहने का मतलब कौन सा फॉर्म लिया इन्होंने, हमेशा और हमेशा बेटा प्योर फॉर्म लिया। क्लियर। अब तुम इसका क्या बनाओगे सर, सबसे पहले इसका हम गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेट फॉर्मेशन। तो जब बेटा तुम इसका गैमेट फॉर्मेशन बनाओगे तो यहां से गैमेट कितना बनेगा, दो ही बनेगा बेटा। कैसे, क्योंकि कैपिटल आर ये दोनों होमोजाइगस है, तो इसमें से कोई एक ले लेंगे। ये इस कैपिटल वाई है बेटा, इसको ऐसे लिख लिया, सही है ये हमारा गैमेट बन गया। सेम केस बेटा यहां पर भी तो गैमेट ऐसे ही बनेगा। यहां पर क्या होगा, स्मॉल आर दो में से एक बेटा ले लिया, स्मॉल वाई में से ले लिया, ये बना लिया, सही है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। गैमीट कैसे बन रहे हैं, अगर होमोजाइगस है तो दो में से एक ले लेंगे, बस यही हमारा कंसेप्ट है। अब इसका क्या कराओगे बेटा, इन दोनों का आप फ्यूजन कराओगे। क्या कराओगे, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब बेटा कि फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप ये बोलोगे फर्टिलाइजेशन। जब बेटा फर्टिलाइजेशन कराया तो दोनों को साथ में लिख देना। फर्टिलाइजेशन का मतलब दोनों को साथ में लिख देना है। कैसे लिखोगे बोलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेटा इस जनरेशन को आप क्या बोलोगे सर, बोलोगे F1। क्या बोलोगे बेटा, बोलो F1 जनरेशन। क्या बोलोगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को ही क्या बोलते हैं आप, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। बेटा ये बन गया। पहली बार पेरेंट में क्रॉस कराया जाता है, उसके बाद जितनी भी क्रॉस होंगे सब में सेल्फिंग कराया जाता है। क्लियर बेटा, ये सब में सेल्फिंग कराया जाएगा। सेल्फिंग का मतलब कि इसी का क्रॉस इसी से कराया जाएगा। अब यहां पर बेटा जो प्रोसेस होनी है वो सेल्फिंग होनी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये प्रोसेस बेटा तुम्हारा कहलाएगा सेल्फिंग। ये प्रोसेस कहलाएगा आपका क्या, सेल्फिंग। अब अपने पास बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें ये बताओ कि इससे कितना गैमेट बनेगा, 4। तो इससे कितना बनेगा, 4। टोटल बेटा 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट्स बेटा इससे बना, 4 गैमेट्स इससे बना। ये मल्टीप्लाई किया गया मतलब बेटा कितना, 16 ऑफ स्प्रिंग बना कि नहीं बना, 16 ऑफ स्प्रिंग बना या 16 बेटा जाइगोट बना। इसका मतलब है कि अपने पास बेटा कुल 16 चेकरबोर्ड बनने हैं। अब समस्या ये है बेटा कि इसका ये जो ये वाला है इसका क्या गैमेट बनेगा। गैमेट बनाने का तरीका आपको पता है, आप पहले इतना नोट करिए, गैमेट बनाइए।
अब इसके बेटा गैमेट्स बनाने हैं अपने को। गैमेट बना करके दोनों को फ्यूजन दिखाना है। फ्यूजन बेटा दिखाना पड़ेगा, एक बार तो कम से कम चेकर बोर्ड बनाना ही पड़ेगा, फिर चाहे बाद में हम लोग एक भी ना बनाएं, लेकिन पहली बार बेटा चेकर बोर्ड आपसे समझाना पड़ेगा बना करके। अभी मैं बना दे रहा हूं, पहले आप बेटा एक बार आप समझ लें। चलो इसका इसका गैमेट बनाइए। कैपिटल आर, बेटा इसका गैमेट बनाना है। तो कैसे गैमेट बनाएंगे, चलो बनाने का तरीका देखो। सबसे पहले एक बार कैपिटल आर लिखेंगे, फिर ये स्मॉल आर लिखेंगे, इसके साथ बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये स्मॉल आर लिखा, इसके साथ बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जब बेटा इसके गैमिट ये बनेंगे तो दूसरे वाले का भी तो गैमिट यही है, क्योंकि इसी सेल्फिंग करना है। तो आप ये बना लीजिए, अगर बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से बना लीजिए। बनाइए, लिखिए इसको कैसे बना, क्लियर है ना, ये बना लो बेटा, लिख लो। अब अपन लोग बेटा चेकर बोर्ड बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। कुल कितने बेटा कॉलम बनेंगे, थोड़ा बड़ा ही बनाना जिससे बेटा साफ साफ आपको दिखता रहे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बेटा ये मैंने लिख दिया, बना दिया। यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। चलो बेटा जिसको नहीं आ रहा वो देखें ध्यान से, जिसको नहीं आ रहा बेटा वो ध्यान से देखें। इधर इसके साथ बेटा केवल इसको लिख दो बस, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, लिख दिया। इसके साथ बेटा इसको लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही है ना। इसके साथ बेटा इसको लिख दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सही है बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मैंने लिख दिया। पहला वाला कॉलम बेटा कंप्लीट हो गया। दूसरा कॉलम आप देखिए, अब इधर सेकंड बेटा कॉलम देखो, इधर इसके साथ इसको लिखना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला मैंने दोनों लिख दिया। अब इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सही है बेटा ये। फिर बोलो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहां बेटा बोलो कैपिटल आर स्मॉल वाई। सही है ये। मैच कराते चलो अपना अपना। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलो बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल वाई। सही है ये। बोलो अब इसको, ठीक है।
फिर ये क्या होगा बेटा, बोलो। सही है ये, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर सही है ये, स्मॉल आर सब बड़ा ये साइड में हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। सही है तो बहुत अच्छा है, नहीं सही है तो बेटा इसको बना लो। कैसे बनाने का तरीका जानो, आप बस इतना ध्यान रखो, बनाने का आप तरीका जानते रहोगे तो ये अपने आप बनता चला जाएगा। चले, अभी आप 10 मिनट बेटा रुकिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपने हाथ में होगा, ठीक। आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बचेगा ही नहीं। और यही नहीं बेटा, आप क्या पूछोगे, नीट वाले की हिम्मत नहीं होती है जो मैं पढ़ा दूं उसके बाहर पूछ लें। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे सेग्रीगेशन में एक्सेप्शन होता है ना, वैसे हमारे वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं है। पढ़ाया है मतलब वो आएगा। अब जब जो लोग विश्वास करते हो ठीक है, नहीं विश्वास करते नहीं करें। अब आगे देखें बेटा, यहां पर अगर मान लो, इसका बेटा कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका देखो। अगर मिनिमम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है मिनिमम, तो दोनों अपना एक्सप्रेशन देंगे। अभी बेटा मुझे पता नहीं है, कम से कम एक कैपिटल और एक वाई है, तो ये बेटा क्या कहलाएगा, राउंड एंड सही है। एक बेटा कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि बेटा स्मॉल है तो ग्रीन हो जाएगा। यहां पर क्या है, रिंकल्ड एंड बेटा येलो होगा। अब आप बेटा एक एक को सेलेक्ट करो और मुझे बताओ। चलो देखो, ये बेटा राउंड एंड येलो होगा, तो मैं इसको मान लू एक। ये राउंड एंड येलो होगा बेटा, ये मान लिया दो। सही है, समझ पा रहे हो नहीं कैसे, क्योंकि कम से कम बेटा एक एक राउंड मतलब एक कैपिटल और एक कैपिटल वाई कम से कम होने चाहिए। मतलब ये एक हो गया, दो हो गया, ये बेटा क्या हो गया, तीन। सही है, ये क्या हो गया, चार। सही है, यहां बेटा पांच, यहां पर छह, यहां बेटा सात, यहां आठ और यहां नौ। कोई दिक्कत यहां से बताओ। बस हमने बेटा यहां कोई दिमाग नहीं लगाया है, हम ये ढूंढे कि हमारे पास मिनिमम एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई है, हमने उसको एक जगह लिखना है। क्लियर, आप देख लो मैंने जो फार्मूला अप्लाई किया वही है ये। तो ये कुल कितने हैं बेटा, तो 9 हो गया। सही है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई बेटा कितना है ये देखो, एक कैपिटल आर एक बेटा स्मॉल वाई मिनिमम, तो बेटा एक हो गया। और कहीं बेटा देखो दो हो गया, और कहां बेटा ये तीन। सही है, ऊपर कहां है, जो हो गया उसमें बेटा एक दो तीन। सही है,
जिसमें मिनिमम एक कैपिटल आर हो और एक मिनिमम स्मॉल वाई हो। सही है। तो बेटा देखो, एक कैपिटल एक संबिंदु है, यहां बेटा एक क्या है, कहां गया, एक कैपिटल आर, एक बेटा क्या होगा स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई, तो कितना मैं यहां पर लिखू 3। चलो अब ये बेटा ढूंढो बेटा, अब आप यहां पर ये ढूंढ सकते हैं बेटा, एक ये वाला है ना, 2, सही है, ये 3 है, सही है, तो इसको क्या लिखे बेटा 3, और ये भाई साहब अकेले बचे, तो ये तुम्हारे पास क्या रहा यार, इसको बेटा हम लोग कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। ये मैंने क्या निकाला, ठीक। अब आप इसको नोट करो। हो गया बेटा, ये फिनोटिपिक रेशियो एकदम क्लियर है। इसका जल्दी से बड़ा जीनोटाइपिक रेशियो लिख लेते हैं, फिर हम लोग छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका क्वेश्चन करा करके। इस पे अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट बेटा मैंने समझाया नहीं है, तब इसके सारे कंसेप्ट अभी हमने बहुत सी चीजें समझाई नहीं, हमने वो चीजें केवल समझाई है जो आप लगभग 10th लेवल पे जानते थे, ठीक है ना, ये 10th लेवल पे आप जानते थे, मैंने बेटा वही चीजें पढ़ाई है अभी। अब हाँ, हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में मतलब कि नेक्स्ट डे में जब देखेंगे तो इसके अंदर का बेटा कैसे क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे, और उसके गहराई को समझते हुए बेटा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर हल बेटा इसका हम लोग जीनोटाइप निकालने फिर चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा रहा हूं, यार बेटा जीनोटाइप, जीनोटाइपिक रेशियो, इसको लिखने का तरीका भी बेटा एक बता दे रहे हैं, जीनोटाइपिक लिखने का तरीका भी एक जान लो, फिर हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे। जैसे बेटा ये 1 लिख लो, 2 लिख लो, 1 लिख लो, 2 4 2 1 2 1। देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने बेटा 1 to 1 मोनो हाइब्रिड क्लास में आता है जीनोटाइप। अरे मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप बेटा कितना आता है, 1 to 1 आता है। अब हम कितनी बार लिए हैं बेटा, 2 बार मोनो हाइब्रिड लिए हैं, 2 बार बेटा ये मैंने लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डबल कर दिया इसका, यही काम किया हमने। फिर से बताएं, मोनो हाइब्रिड बेटा कितनी बार आती, इसमें आपने कितने मोनो हाइब्रिड लिए हैं, 2 मोनो हाइब्रिड लिए। डाई हाइब्रिड का मतलब कितना मोनो हाइब्रिड, 2। अभी बेटा इसी से मैं प्रूव कर दूंगा, ठीक है ना, आपको आइडिया मिल जाएगा क्यों। फिर हाल अभी यहां देखिए 1 to 1 मैंने लिखा है, फिर बेटा जस्ट डबल कर दिया, फिर जितना था उतना लिख लिया, ठीक। अब देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कोई दिक्कत बेटा यहां तक। देखो कोई गेम नहीं हुआ, कैपिटल आर मैंने लिख दिया सबका, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या बात है बेटा, अरे सुनो तो पहले बेटा। अब इसके बाद स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, सही है ये। अरे कुछ किया नहीं गया है बेटा, जो देखो एक बार हमने कैपिटल लिखा है, एक बार बेटा हाइब्रिड लिखा है, एक बार ये लिखा है,
अब आगे वाला देखो, ध्यान से सुनना, आगे वाला बेटा बेहतरीन ढंग से सुनना। सबके साथ बेटा कैपिटल वाई लिखा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्या किया मैंने, उसको छोड़ दो अभी। हम बेटा क्या कर रहे हैं, पहले आप ये देखो, हमें देखो बस। हम लिखने का तरीका, पहले ये वाला लिखने का तरीका आपको आया नहीं आया बेटा? ये देखो, ये मैं बॉर्डर बना दे रहा हूं, ठीक है, 3 स्टेप में तोड़ दो। यहां मैंने केवल सब में आर लिखा है, कैपिटल आर। यहां मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा है, यहां मैंने सब में स्मॉल लिखा है। अब हाँ, पहले बेटा हमने होमोजाइगस लिखा, फिर हेटेरोजाइगस लिखा, फिर रिसेसिव होमो। ये बेटा होमोजाइगस है, कैपिटल आर। ये हेटेरोजाइगस है एक बेटा ये होमोजाइगस है, ये डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस है, ये रिसेसिव है। आगे हम लिखें। अब वाई लिखने का तरीका बस सीख लो, बस खत्म बात। वाई 3 लिखना है, 3 तरीके से लिखना है। पहले में बेटा पहले में सब में देखो, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सही है, मैंने कोई काम नहीं किया बेटा, कैपिटल वाई लिखी। कोई दिक्कत अभी तक नहीं? चलो सही है। स्मॉल वाई, अभी कोई दिक्कत हो तो बताना। लिखने का तरीका पता चल गया? अरे ये सब भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो अभी सिखा रहा हूं आपको। डायहाइब्रिड का कोई केस होगा, ऐसे ही सॉल्व होगा। अब आप बेटा इसमें जल्दी से मैच करा लो बच्चा। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक ही है, इधर देखो, एक सही का निशान मैंने लगा दिया। नीचे आ जाओ बेटा, स्मॉल आर स्मॉल वाई एक ही है, मैंने ये सही का निशान लगा दिया। सही कर लिया। अब आप देखो इसको, पहले 4 वाले को, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। मैं बेटा एक लाइन खींच रहा हूं, देखो सही है, देखो सही है ना। अब आप बेटा देखो, इसका मतलब ये 4 हो गया। अब इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मैच कराओ, कहीं पर है बेटा ये, तो ये देखो एक ये हो गया, और कहीं इसके जैसा भी होगा, इसके जैसा बेटा कहीं ना कहीं जरूर होगा। ये है, अच्छा ये वाला, इसका मतलब बेटा ये भाई ऐसे होगा, इसका मतलब बेटा कि इधर वाला नीचे वाला ये ऐसे होगा। अब ये देखो, ये वाला ऐसे होगा। मतलब आप बेटा मैच कराते जाओगे, तो जब ये मैच कराते जाओगे तो ये पूरा मिलता जाएगा। तो जब मिलेगा तो बेटा रेशियो, जो जीनोटिपिक रेशियो 1:1, 2:4, 1:1 बनेगा। कैसे बना ये आगे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का एपिसोड यही खत्म, ठीक है। चलो।